Hello everyone, myself Satish Kalra welcomes all of you in my channel Ultimate Science by Satish Kalra. And today we are doing chapter number 1, some basic concept in chemistry of class +1. And in our today's video, I will discuss about various laws of chemical combination. आपने इस चैप्टर में एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा, कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा, डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा. अब एलिमेंट मिलकर कंपाउंड्स बनाते हैं, तो एलिमेंट जब मिलकर कंपाउंड्स बना रहे हैं या डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस जो हो रही हैं, उनके अंदर कुछ लॉज यूज होंगे, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस. सो आज हम टॉपिक में उसे डिस्कस करने जा रहे हैं. सो देयर आर टोटल 5 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस एंड दीज आर first is law of conservation of mass. Second, law of constant composition or definite proportions. Third is law of multiple proportions. Fourth is Gay-Lussac law of combining volume. And fifth one is Avogadro's hypothesis. Now we'll study these laws one by one. So our first law is law of conservation of mass. As the name indicates, law of conservation of mass. Name indicate conservation. So conservation होता क्या है? संरक्षण. और यहाँ है law of conservation of mass. मास है द्रव्यमान, तो इसे हम बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम. In lower classes, you have studied about law of conservation of energy. तो वहां आपने पढ़ा है energy can neither be created nor be destroyed, but it can be changed from one form to another form. तो सेम कंसेप्ट से हमारे पास चलेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. बट व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? दिस वन. Law of conservation of mass. This law was given by a French chemist Antoine Lavoisier. फ्रेंच के केमिस्ट है, फ्रांस के, उन्होंने इस लॉ की डिस्कवरी की. एंड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इन ए बैलेंस केमिकल रिएक्शन की कंडीशन क्या है? रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए. द टोटल मासेस ऑफ प्रोडक्ट्स इज सेम एज द टोटल मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स. सो व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? कि हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन है और वो केमिकल रिएक्शन यदि बैलेंस है तो रिएक्टेंट्स का टोटल मास और प्रोडक्ट का टोटल मास दोनों आपस में बिल्कुल इक्वल होंगे. दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. Now we will study this with one example. For example, N2 gas plus 3H2 gas, that will give 2 NH3 gases. This is the equation. अब हमें यहाँ देखना है कि इस इक्वेशन में कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन क्या है? द रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड. तो पहले हम चेक करेंगे क्या ये रिएक्शन बैलेंस है. So what is balanced chemical reaction? In which total number of atoms of all the elements are equal on both sides of the arrow. तो जिस रिएक्शन में एरो के राइट, लेफ्ट एंड राइट साइड, दोनों साइड हर एलिमेंट के एटम इक्वल हो तो उसे क्या बोलते हैं? बैलेंस केमिकल रिएक्शन. तो आप देखिए सबसे पहला एलिमेंट नाइट्रोजन है. नाइट्रोजन के लेफ्ट साइड टोटल एटम कितने हैं? 1 2 2 और राइट साइड कितने हैं? 2. नीचे कुछ नहीं है, यहाँ 1, तो 2 1 2. तो नाइट्रोजन के टोटल एटम दोनों साइड 2 2 है. अब हाइड्रोजन एलिमेंट, हाइड्रोजन एलिमेंट के टोटल एटम लेफ्ट साइड कितना है? 3 2 6. फ्रंट वाले अक्षर को नीचे वाले से मल्टीप्लाई किया है और यहाँ पर हाइड्रोजन है, इसके सामने 2 है, नीचे 3, तो 2 3 6. इसका मतलब हाइड्रोजन एलिमेंट के एटम भी इक्वल है. सो दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड. तो हम फाइंड आउट क्या करेंगे? टोटल मासेस ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स. तो हमने देखना है कि रिएक्टेंट्स का टोटल मास क्या होगा. एंड वी नो व्हाट आर रिएक्टेंट्स. The substances which take part in a chemical reaction, these are called reactants and they are written on the left hand side of the arrow. Arrow के left hand side में है. तो हमारे पास 2 रिएक्टेंट है, one is N2 and second one is H2. हमें देखना है इसके कितने मॉलिक्यूल हैं. N2 का 1 मॉलिक्यूल, H2 के 3 मॉलिक्यूल. सो हमें क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल N2 का 1 मॉलिक्यूल है, 1 बाहर आ जाएगा. अब देखेंगे हर एलिमेंट के जितने एटम हैं. तो नाइट्रोजन एलिमेंट के 2 एटम है जो नीचे राइट हैंड साइड सबस्क्रिप्ट में है. दिस इज द नंबर ऑफ एटम. तो नाइट्रोजन एलिमेंट के 2 एटम है, तो 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन. नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 है, प्लस H2 के 3 मॉलिक्यूल हैं, 3 इंटू
हाइड्रोजन के न्यूट्रल एटम 2 इंटू हाइड्रोजन एटॉमिक मास 1। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे 28 प्लस 6, आंसर इज 34 ग्राम। So in this case, the total mass of reactants is 34 gram. Now we will find out the total masses of products. अब आप देख रहे हैं इस रिएक्शन में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है NH3 गैसेस। अब उसके कितने मोल्स है? 2 मोल या 2 मॉलिक्यूल्स, बाहर दे दिया 2। अब हम देखेंगे इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है। वन इज नाइट्रोजन, सेकंड इज हाइड्रोजन। हमें जिस एलिमेंट के जितने भी एटम हैं उनको उनके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई। तो नाइट्रोजन का 1 एटम है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14। हाइड्रोजन के 3 एटम है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, और इन्हें हम आपस में ऐड कर देंगे। सो 2 into 17, जब इसे सोल्व करेंगे then it is also 34 gram. So we check that if the reaction is balanced, then the total masses of all the reactants is always equal to total masses of all the products. So this is law of conservation of mass. Next is numerical of conservation of mass. अब हम एक numerical करने जा रहे हैं law of conservation of mass का। अब देखेंगे what weight of potassium chloride is decomposed by 3.6 gram of sulfuric acid. इसका मतलब हमें इस रिएक्शन में पोटेशियम क्लोराइड को डिकम्पोज कराना है सल्फ्यूरिक एसिड से। एंड इफ 5.6 ग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट एंड 1.025 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड ने क्या शो करा कि एक तो ये पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट और दूसरा हाइड्रोजन क्लोराइड, दीज आर द प्रोडक्ट्स। और रिएक्टेंट कौन से हैं? रिएक्शन किन में हुई? पोटेशियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड, these two are the reactants. So first of all we will write down the equation. अब आपके पास चॉइस है कि आप यदि यहाँ पर इसे वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं या केमिकल इक्वेशन। सपोज मैं वर्ड इक्वेशन ले लेता हूँ। सो रिएक्टेंट्स दो हैं, वन इज पोटेशियम क्लोराइड, सेकेंड वन इज सल्फ्यूरिक एसिड। ये दोनों एरो के लेफ्ट साइड लिख दिया हमने। और प्रोडक्ट क्या बने हैं? फर्स्ट प्रोडक्ट इज पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट एंड द सेकेंड वन इज हाइड्रोजन क्लोराइड। अब देखेंगे किनका क्या क्या वेट दिया है। व्हाट वेट ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, इट मींस हमें पोटेशियम क्लोराइड का वेट गिवन नहीं है। सपोज हमने उसे क्या अज्यूम कर लिया, H ग्राम, is decomposed by 3.6 gram of sulfuric acid. So sulfuric acid का वेट कितना दिया है? 3.6 ग्राम। And if 5.6 gram of potassium hydrogen sulfate is found, potassium hydrogen sulfate का वेट कितना है? 5.6 ग्राम। And 1.025 gram of hydrogen chloride are produced. सब हमें क्या है? We have to find out the weight of potassium chloride. It means हमें X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। So we know according to law of conservation of mass. So law of conservation of mass क्या कहता है? That the total mass of all the reactants is always equal to total mass of all the products. तो reactant के मास क्या है? H and 3.6, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो H plus 3.6 is equal to total masses of all the products. तो उसका क्या है? 5.6 plus 1.025 क्या होगा? H plus 3.6 equal to क्या आएगा? 6.625 और H कितना आएगा? 6.625 minus 3.6, so answer is 3.025 gram. So this is the mass of potassium chloride, or this is the weight of potassium chloride. Next is limitations of this law. लिमिटेशन का मतलब क्या है? कमी। सो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, इसमें कुछ कमियां हैं। वो क्या कमी है? फर्स्ट पॉइंट, दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस। वी नो अबाउट न्यूक्लियर रिएक्शंस, वन इज न्यूक्लियर फिशन, सेकंड इज न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसे नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन बोला जाता है। तो ये लॉ उन रिएक्शंस में एप्लीकेबल नहीं है। रीजन क्या है? बिकॉज इन दीज रिएक्शंस सम ऑफ द मासेस ऑफ प्रोडक्ट्स will convert into energy according to Einstein equation E equal to mc square. So उन इक्वेशंस में क्या है? हमारे पास प्रोडक्ट्स में से थोड़ा बहुत अमाउंट
एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा आइंस्टीन इक्वेशन E इक्वल टू mc स्क्वायर के अकॉर्डिंग। तो उससे क्या होगा, प्रोडक्ट का मास कम हो जाएगा, किससे, रिएक्टेंट से। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या होना चाहिए, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट एंड टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट दे शुड बी इक्वल। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास उनमें एप्लीकेबल नहीं रहेगा। Therefore, the total masses of all the products become less than the total mass of all the reactants. So, this is the limitation of law of conservation of mass. Next lies law of constant composition or law of definite proportion. So, what is law of constant composition? आपने इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा। कंपाउंड्स होते क्या हैं? Whenever two or more elements are combined together in fixed ratio by mass, then a new substance is formed which has entirely different properties than its constituent elements. Then this new substance is called compound. आपने इसके बारे में पढ़ा। अब यदि हम इसका उल्टा चले तो हमने क्या देखा, टू एलिमेंट्स या टू से ज्यादा एलिमेंट्स को मिलाया। कैसे मिलाया, मास वाइज फिक्स्ड रेशियो से, और उससे क्या बना, एक नया सब्सटेंस जिसे क्या नाम दे दिया, कंपाउंड। इट मींस कंपाउंड किससे बना है, टू और मोर एलिमेंट्स को कंबाइन करने से, और कैसे, फिक्स्ड रेशियो बाय मास से। अब कई बार ऐसा होता है कि हम एक ही कंपाउंड को बहुत सारे सोर्सेज से या बहुत सारे मेथड से बना सकते हैं। जैसे वाटर की बात करें, वाटर हमें बहुत सारे सोर्सेज से मिलता है, सी से भी मिलता है, रिवर से भी मिलता है हमारे पास, उसके अलावा पॉन्ड से भी मिलता है, टैप से भी मिलता है, ट्यूबवेल वगैरह से भी मिलता है, या वाटर को बनाने की और भी यदि मेथड हैं। सो इफ ए कंपाउंड इज made by any method, or if a compound is obtained from any source, then according to law of constant composition, if the compound is same, यदि compound same है, then it will always have same elements, तो उसमें elements same होंगे and they will have same fixed ratio by mass, और उस समय elements की mass wise ratio क्या होगी, वो same होगी। So what is law of constant composition और what is law of definite proportions? This law was given by a French chemist Joseph Proust. ये जोसेफ प्राउस्ट नाम के साइंटिस्ट ने दिया है। According to this law, a pure chemical compound is always made up of same elements combined together in same fixed ratio by mass, whatever be the source or whatever be the method of preparation of that compound. It means यदि हमारे पास एक प्योर केमिकल कंपाउंड है, इसे समझने के लिए हम लास्ट पार्ट पे आते हैं। वट एवर बी द सोर्स, उसे ऑब्टेन करने का सोर्स भले कुछ भी हो, और वट एवर बी द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ दैट कंपाउंड, या उस कंपाउंड को बनाने का मेथड कोई मर्जी हो, इट विल ऑलवेज मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट्स। उसमें क्या है, सेम एलिमेंट्स मिलेंगे यदि कंपाउंड सेम है तब, एंड दे आर कंबाइंड टुगेदर, वो एलिमेंट्स आपस में कैसे जुड़े होंगे, इन सेम फिक्स्ड रेशियो बाय मास। और उनमें एलिमेंट्स की यदि मास का रेशियो देखेंगे तो वो भी क्या होगी, सेम होगी यदि कंपाउंड सेम है, भले ही डिफरेंट सोर्सेज कहीं से मर्जी ले हम कंपाउंड को, यदि कंपाउंड सेम तो उसमें एलिमेंट सेम, और एलिमेंट सेम तो उनकी मास वाइज रेशियो क्या है, वो भी सेम होगी। दिस इज लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और दिस इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। नाउ देयर इज वन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस is prepared in a number of ways. We know the formula of carbon dioxide is CO2, and we know CO2 is a compound. So if carbon dioxide is prepared in a number of ways, first method is by which carbon dioxide is formed, by burning of coke in air. We know coke or carbon, whenever it is burnt in air, then it will react with oxygen to form carbon dioxide. The second method is by the decomposition of limestone on carbon on heating. हम limestone लेते हैं CaCO3, जब हम इसे हीट करते हैं then it will form two compounds CaO plus CO2, तो CO2 यहां से ही बनती है। And the third method is by the action of dilute hydrochloric acid on washing soda or baking soda. We know the formula of washing soda is sodium carbonate Na2CO3, and formula of baking soda is sodium hydrogen carbonate NaHCO3. So these are the different methods of the preparation of carbon dioxide gas. So you are observing that the carbon dioxide compound is obtained from three different sources, but in all the cases we obtain carbon dioxide, so compound same है। तो यदि कंपाउंड सेम है तो इसमें हर सैंपल में चाहे कार्बन डाइऑक्साइड जिस मर्जी मेथड से बनाए, उसमें दो ही एलिमेंट होंगे, वन इज कार्बन, सेकंड इज ऑक्सीजन, और उनकी मास वाइज रेशियो क्या होगी, तो आप देखिएगा हम क्या करते हैं, हर एलिमेंट के मास की रेशियो निकालते हैं। तो मास ऑफ कार्बन रेशियो मास ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट। अब हमें इसमें करना क्या है,
हम देखेंगे कि CO2 में कार्बन एलिमेंट के कितने एटम है, दैट इज 1, तो 1 into कार्बन का एटॉमिक मास 12, और CO2 में ऑक्सीजन एलिमेंट के एटम कितने हैं 2, तो 2 into 16। तो जिसे सॉल्व करेंगे 12:32, जब इसे सॉल्व करेंगे तो सिंपल क्या आएगा 3:8। इट मींस कार्बन डाइऑक्साइड गैस भले हम किसी मर्जी मेथड से बना रहे हैं, इफ द कंपाउंड इज सेम, देन इन दिस केस all the sample of carbon dioxide contain two elements, carbon and oxygen, and these two elements are combined together in 3:8 by mass. So आप देखिएगा, in all the cases the ratio of masses of carbon and oxygen element is always fixed, and that is 3:8 by mass in all the samples of carbon dioxide. So this is law of constant composition or law of definite proportions. Now one numerical. The mass of oxide of a lead obtained by heating 1.80 gram of metallic lead with nitric acid and subsequent ignition was found to be 2.25 gram. कि हमने एक लेड का ऑक्साइड बनाया, कैसे बनाया, by heating 1.80 ग्राम ऑफ मेटालिक लेड। 1.80 ग्राम लेड लिया है, पहले उसे नाइट्रिक एसिड के साथ हीट किया है एंड सब्सिक्वेंट इग्निशन, जब उसे बाद में जलाया, then it was found to be 2.25 ग्राम। तो जो 2.25 ग्राम है, दिस इज द मास ऑफ ऑक्साइड ऑफ लेड, यानी कि लेड ऑक्साइड का मास है, और इसमें 1.80 ग्राम क्या है, मेटालिक लेड है। इन अनदर एक्सपेरिमेंट 1.50 ग्राम ऑफ लेड ऑक्साइड ऑन रिडक्शन गिव्स 1.20 ग्राम ऑफ लेड, और सेकंड केस में हमारे पास लेड ऑक्साइड का मास है 1.50 ग्राम और उसमें लेड कितना है 1.20 ग्राम ऑन रिडक्शन केस। तो हमें यहाँ मेथड से मतलब नहीं है, हमें यहाँ डाटा से मतलब है। Show that this data is according to law of constant composition or definite proportion. तो अब हम देखते हैं, पहले लिया हमने इन फर्स्ट केस। हम क्या देख रहे हैं फर्स्ट केस में, the mass of oxide of lead obtained by heating 1.80 ग्राम of metallic lead। तो mass of lead कितना है, lead का सिंबल है Pb एलिमेंट, उसका मास है हमारे पास 1.80 ग्राम, और जब हमने उसकी इग्निशन की है और उसके बाद पहले नाइट्रिक एसिड साथ रिएक्शन की है और उसके बाद इग्निशन की है, नाइट्रिक एसिड साथ हीटिंग की है और उसके बाद इग्निशन की है, तो उससे जो लेड ऑक्साइड है उसका मास है हमारे पास 2.25 ग्राम। तो मास ऑफ लेड ऑक्साइड दिस इज 2.25 ग्राम। अब हमें यहां से क्लियर होता है कि लेड ऑक्साइड है, इसमें दो एलिमेंट है, वन इज लेड, सेकंड इज ऑक्सीजन। तो लेड ऑक्साइड का पूरे का मास 2.25 ग्राम है और जिसमें से लेड का मास 1.80 है। तो मास ऑफ अनदर एलिमेंट कौन सा होगा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन एलिमेंट का मास कितना होगा, लेड ऑक्साइड के मास में से हम लेड का मास माइनस कर देंगे, 2.25 माइनस 1.80, दिस इज 0.45 ग्राम। इन सेकंड केस, अब सेकंड केस में हम देखें तो हमारे पास क्या है 1.50 ग्राम ऑफ लेड ऑक्साइड। अब की बार मास ऑफ लेड ऑक्साइड है हमारे पास 1.50 ग्राम, ऑन रिडक्शन गिव्स 1.20 ग्राम ऑफ लेड। तो मास ऑफ लेड कितना है, लेड Pb कितना है 1.20 ग्राम। तो अब आपसे पूछें यदि मास ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट, तो वही सेम केस, लेड ऑक्साइड में दो एलिमेंट है जिसमें से एक का मास हमें पता है, तो दूसरे का क्या होगा 1.50 माइनस 1.20, दिस इज 0.30 ग्राम। अब आपसे पूछते हैं शो दैट दिस डाटा इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो आपने लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन में पढ़ा, यदि कंपाउंड सेम है तो उसमें एलिमेंट सेम होंगे। आप देखिए दोनों ही केस में कंपाउंड कौन सा है, लेड ऑक्साइड, तो दोनों ही केस में एलिमेंट सेम है, लेड एंड ऑक्सीजन। और साथ में क्या है, उनके मासेस वाली जो रेशो है, रेशो बाय मास जो है दैट इज आल्सो सेम। अब हम क्या निकालेंगे, रेशो ऑफ masses of lead and oxygen। तो लेड का मास हमारे पास है 1.80, रेशो ऑक्सीजन का है 0.45, जब इसे सोल्व करेंगे 4:1। अब सेम वे से हम ये रेशो यहां भी निकालेंगे, रेशो ऑफ masses ऑफ लेड एंड ऑक्सीजन। तो लेड का मास यहाँ 1.20 है, रेशो ऑक्सीजन का है 0.30, चेक करेंगे दिस इज आल्सो 4:1। सो आपने पढ़ा है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन में यदि कंपाउंड सेम है तो उसमें एलिमेंट सेम होंगी, और एलिमेंट सेम है तो उस समय एलिमेंट्स के मासेस की रेशियो है वो भी सेम आएगी। और आप देख रहे हैं दोनों ही केस में 4:1 है। सो दिस डाटा इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन
और इट इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। नेक्स्ट इज लिमिटेशंस ऑफ दिस लॉ। अब लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन है, इसकी भी एक लिमिटेशन है। कैसे? दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन दोज कंपाउंड्स वेयर एनी एलिमेंट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आइसोटॉप्स। अभी भी कोई एलिमेंट, कोई हम कंपाउंड देख रहे हैं, उस कंपाउंड के अंदर जो यूज होने वाला एलिमेंट है, यदि नेचर में वो एलिमेंट डिफरेंट आइसोटॉप्स की फॉर्म में है। सो आइसोटॉप होते हैं क्या है? द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो सेम एलिमेंट के वो एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है, सो उन्हें हम क्या बोलते हैं? आइसोटॉप। तो यदि किसी एलिमेंट के आइसोटॉप पाए जा रहे हैं, डिफरेंट आइसोटॉप, और यदि वो एलिमेंट मिलकर एक कंपाउंड बना रहा है, तो उस समय एलिमेंट्स के मासेस की रेशियो जो है दैट विल नॉट बी सेम। अब हम एग्जांपल लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। We know in case of carbon dioxide the two elements are present. Elements कौन से हैं? One is carbon, second is oxygen. अब जो कार्बन एलिमेंट है, it exists in nature in the form of two isotope, carbon 12, carbon 14. It means दोनों का सिंबल सेम है, लेकिन पहले का मास नंबर 12 है, दूसरे का मास नंबर 14 है। तो if हम अब ये लेते हैं, if carbon 12 is used in carbon dioxide, तब हमारे पास कार्बन एलिमेंट और ऑक्सीजन एलिमेंट, इनके मासेस की रेशियो क्या होगी? मास ऑफ कार्बन रेशियो मास ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन के 1 एटम है 1:12, ऑक्सीजन के 2 एटम है 2:16, तो 12 रेशियो 32, दैट इज 3:8। उस समय कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन और ऑक्सीजन के मासेस की रेशियो होगी 3:8। अब हम कहते हैं कार्बन 14 इज यूज्ड, बाय चांस CO2 में कार्बन 14 वाला आइसोटोप यूज है in CO2, then mass of carbon ratio mass of oxygen, तब क्या होगा? कार्बन का 1 एटम है, 1 into 14 करेंगे, ऑक्सीजन के 2 एटम है 2 into 16, तो 14:32, दैट इज 7:16। तो आप देख रहे हैं यहाँ कि कंपाउंड सेम है CO2, बट कार्बन एलिमेंट के दो आइसोटोप हैं। यदि कार्बन 12 यूज हो रहा है तो रेशियो क्या है? 3:8 आ रही है, और कार्बन 14 यूज हो रहा है तब एलिमेंट्स के मासेस की रेशियो 7:16 आ रही है। इट मींस द रेशियो इज नॉट कमिंग सेम। सो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ दिस लॉ। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। जब हमने लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन पढ़ा तो उसमें हमने क्या देखा? व्हेनेवर टू एलिमेंट्स और टू और मोर एलिमेंट्स दे कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल कंपाउंड। अब यहां पर थोड़ा चेंज है इन द केस ऑफ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। यहां पर एलिमेंट्स फिक्स हैं कि हमें टू एलिमेंट्स ही मिलाने हैं, बट दे कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर देन टू डिफरेंट कंपाउंड्स। सो व्हाट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस? दिस लॉ वाज गिवन बाय डाल्टन, ये लॉ डाल्टन ने दिया है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ टू एलिमेंट्स, कंडीशन क्या है? अब की बार एलिमेंट्स टू हैं, जबकि लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन में टू और मोर एलिमेंट्स, कितने भी एलिमेंट्स मिल सकते हैं, लेकिन यहां कंडीशन है कि एलिमेंट सिर्फ दो लेने हैं। इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर देन टू डिफरेंट कंपाउंड्स, then the weight of one of the elements which combine with the fixed weight of another element in these compounds be a simple whole number ratio। तो यहां में करना क्या है? दो एलिमेंट्स लेने हैं, मिलकर दो या दो से ज्यादा डिफरेंट कंपाउंड्स बनाए, फिर हम उन कंपाउंड्स में अपनी चॉइस से किसी भी एक एलिमेंट का वेट सब जहां सेम कर देंगे, यानी कि उस एलिमेंट का वेट फिक्स कर देंगे। तो उस समय हमें क्या करना है? जो दूसरा एलिमेंट है उसके वेट्स की या उसके मासेस की रेशियो लेनी है, एंड दैट रेशियो इज सिंपल होल नंबर रेशियो, यानी कि उस रेशियो में ना ही कोई डेसिमल आएगा ना ही कोई फ्रैक्शन आएगा। सो दोबारा देखिएगा डेफिनेशन। दिस लॉ वाज गिवन बाय डाल्टन, and according to this law, if two elements combine to form two or more compounds, two or more different compounds बनाने हैं, then the weight of one of the element which combine with the fixed weight of another element, एक एलिमेंट का वेट फिक्स किया और दूसरे एलिमेंट के वेट की रेशियो लेनी है in those compounds, then this ratio will be the simple whole number ratio। अब हम इसे एक एग्जांपल से देखेंगे। फॉर एग्जांपल, carbon and oxygen element combine to form two compounds,
कार्बन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट हैं, उन्होंने मिलकर दो कंपाउंड बनाए, वन इज कार्बन मोनोऑक्साइड, सेकंड क्या बनाया कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम यहाँ एक टेबल बना रहे हैं, ये मैंने लिख दिया कार्बन मोनोऑक्साइड, ये लिख दिया कार्बन डाइऑक्साइड, और यहां मैंने ऊपर लिख दिया है मास ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है कार्बन, और दूसरा लिख दिया मास ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन के 1 एटम है, 1 into 12 दैट इज 12 ग्राम। ऑक्सीजन के भी 1 एटम है, 1 into 16 दैट इज 16 ग्राम। CO2 में कार्बन के 1 एटम है, 1 into 12 12 ग्राम। ऑक्सीजन के 2 एटम है, 2 into 16 32 ग्राम। अब हम देख रहे हैं CO के अंदर कार्बन का मास 12 ग्राम है, ऑक्सीजन का 16 ग्राम, और CO2 में कार्बन का मास 12 ग्राम है और ऑक्सीजन का मास 32 ग्राम। हमें किसी भी एक एलिमेंट, भले कार्बन ले भले ऑक्सीजन ले, उसका मास सभी जहां सेम करना है, यानी कि उसका मास फिक्स करना है। तो या तो हम ऑक्सीजन का दोनों जगह 32 बना दें, 32 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो याद रखिएगा जब हम 2 से मल्टीप्लाई यहां कर रहे हैं तो इस जहां भी 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 2 24, क्योंकि मल्टीप्लाई सेम होना है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई होना है, लेकिन सभी एलिमेंट्स को होना है उस कंपाउंड के। ठीक है, अब आपकी चॉइस है, यदि हम ऑक्सीजन चाहते हैं तो ऑक्सीजन के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ा, अदरवाइज हमारे पास एक ऑप्शन दिख रहा है यहां पर कि हमारे पास कार्बन एलिमेंट का मास ऑलरेडी सेम है, दोनों ही जहां क्या है 12 ग्राम है। तो एक एलिमेंट का मास सेम करना है तो हमने यहाँ कार्बन का सेम कर दिया, और सेकंड एलिमेंट के मास की रेशो या वेट की रेशो, तो आप क्या लिखेंगे, रेशो ऑफ masses of ऑक्सीजन एलिमेंट, ऑक्सीजन के मास की रेशो ले रहे हैं। कंडीशन क्या थी, when they combine या when it combine with fixed mass of, किसका मास सेम है कार्बन का, कार्बन एलिमेंट, और लिखना है कार्बन का मास कितना है यहाँ, दैट इज 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, अब ऑक्सीजन के मास की रेशो क्या है 16:32, और जब हम इसे सोल्व करेंगे दैट इज 1:2। तो आप देख रहे हैं इस रेशो में ना ही कोई डेसिमल आ रहा है ना ही कोई फ्रैक्शन आ रहा है, सो दिस इज द सिंपल होल नंबर रेशो। सो दिस इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, कि हमारे पास दो एलिमेंट से मिलके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स, उसके बाद उन कंपाउंड्स में कोई भी एक एलिमेंट अपनी तरफ से चूज करेंगे, उसका मास सारे यहाँ सेम, और दूसरे एलिमेंट के मासेस की रेशो। सो दिस इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। अब एक न्यूमेरिकल है, कॉपर गिव्स टू ऑक्साइड्स। जब आपको मेंशन किया कॉपर गिव्स टू ऑक्साइड, यानी कि कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ मिलकर दो डिफरेंट ऑक्साइड्स बनाए हैं, हमें उसके फार्मूले से मतलब नहीं है। ऑन हीटिंग 2.5 ग्राम ईच ऑफ दीज ऑक्साइड इन हाइड्रोजन, हम दोनों ही ऑक्साइड का 2.5 ग्राम ले रहे हैं। तो फर्स्ट केस ले चाहे सेकंड केस ले, हम दोनों ही ऑक्साइड का क्या लिया, हमने 2.5 ग्राम लिया है कॉपर ऑक्साइड का। We get 2.22 gram and 1.995 gram of metallic copper respectively. तो हमें पहले वाले केस में 2.22 ग्राम कॉपर आया है, और दूसरे वाले केस में हमें 1.995 ग्राम मेटालिक कॉपर हमें मिल रहा है। शो दैट दिस डाटा इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। अब हमें प्रूव करना है कि ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग है या नहीं है। सो अब देखिएगा इस केस में, सो आपने स्टेटमेंट को देखा और स्टेटमेंट में आपको क्लियर हो गया है कि कॉपर और ऑक्सीजन दो मिले हैं और उन्होंने मिलके क्या बनाए हैं, टू डिफरेंट ऑक्साइड्स। सो पहले इन फर्स्ट ऑक्साइड ऑफ कॉपर, तो आप देख रहे हैं वहां पर कॉपर ऑक्साइड का मास कितना है 2.5 ग्राम, मास ऑफ ऑक्साइड ऑफ कॉपर 2.5 ग्राम, और उसने कॉपर दिया कितना है 2.22 ग्राम, तो मास ऑफ कॉपर 2.22 ग्राम। तो यहां से मास ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट क्या आएगा 2.5 माइनस 2.22, दिस इज 0.28 ग्राम। अब इन सेकेंड ऑक्साइड ऑफ कॉपर, अब यहां मास ऑफ ऑक्साइड ऑफ कॉपर कितना है हमारे पास, यहां सेम 2.5 ग्राम। अब की बार कॉपर का मास कितना है यहाँ पर 1.995 ग्राम। यदि हम मास ऑफ ऑक्सीजन निकालें तो 2.5 माइनस 1.995, दिस इज 0.5,
और यहां हमारे पास बचेगा 5, दिस इज हमारे पास ये बचा है 0.505 ग्राम। यहां थोड़ा हम साफ करके लिख देते हैं। दिस इज 0.505 ग्राम। तो अब आपके पास पहले वाला जो ऑक्साइड है, फर्स्ट ऑक्साइड ऑफ कॉपर है, पहला कंपाउंड है, उसमें कॉपर का मास 2.22 ग्राम है, ऑक्सीजन का 0.28 ग्राम है। और दूसरे वाले में कॉपर का मास 1.995 ग्राम है और ऑक्सीजन का मास 0.505 ग्राम है। अब आपके पास हमें करना क्या है, हम जानते हैं कि हमें एक एलिमेंट का मास सभी जहां सेम करना है, भले वो कॉपर करे भले वो ऑक्सीजन करे। तो यहां हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग हम कॉपर का मास सेम करते हैं। सपोज करो हम कॉपर का मास सेम करते हैं, देन वी विल अप्लाई यूनिटरी मेथड। तो आप क्या लिखेंगे, 2.2 ग्राम 22 ग्राम ऑफ कॉपर combined with 0.28 gram of oxygen. So 1 gram of copper combined with 0.28 divided by 2.22. जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा दैट इज 0.126 ग्राम। तो हमने 1 ग्राम कॉपर कर दिया पहले वाले केस में। अब सेकंड वाले में भी सेम करेंगे, तो आप क्या लिखेंगे, 1.995 ग्राम ऑफ कॉपर कंबाइंड विद 0.505 ग्राम ऑक्सीजन और 1 ग्राम ऑफ कॉपर कंबाइंड विद 0.505 अपॉन 1.995। जब हम इसे सोल्व करेंगे तब हमारे पास आंसर आएगा 0.253 ग्राम। तो आपने क्या देखा, हमने दोनों ही केस में कॉपर का मास कितना कर दिया है, 1 ग्राम। यहां भी 1 ग्राम कर दिया है, यहां भी 1 ग्राम। तो हमने एक एलिमेंट का मास सभी जहां सेम कर दिया है, दोनों में 1 ग्राम कर दिया है। और ये क्या आया है, 0.126 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन पहले वाले केस में, और दूसरे वाले में 253 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ये दूसरे वाले केस में। अब हमने कॉपर का मास सेम कर दिया है, तो अब हम कॉपर का मास सेम कर दिया, 1 ग्राम ऑफ कॉपर कर दिया है। तो अब इन कंपाउंड्स में रेशियो ऑफ मासेस ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट निकालेंगे। सो रेशियो ऑफ masses of oxygen element when it combined with fixed mass of copper element। अब हमने कॉपर का मास कितना किया है, दैट इज 1 ग्राम ऑफ कॉपर। सो वो कितना आया है, 0.126 रेशो 0.253। जब इसे सोल्व करेंगे 1:2.01 समथिंग आएगा, और जब हम इसे राउंड ऑफ करेंगे 2.01 को, तो रेशो क्या आएगी, 1:2। और आप देख रहे हैं इस रेशो में नहीं कोई डेसिमल बचा है, नहीं कोई फ्रैक्शन। सो दिस इज द सिंपल होल नंबर रेशो। सो दिस इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, कि एक एलिमेंट का मास सेम करें, दो एलिमेंट्स मिलकर दो या दो से ज्यादा डिफरेंट कंपाउंड्स बनाए, उन कंपाउंड्स में एक एलिमेंट अपनी तरफ से चूज करे, उसका मास सभी यहां सेम करें, और उस समय सेकंड एलिमेंट के मासेस की रेशो, और वो रेशो सिंपल होल नंबर रेशो होगी। सो दिस इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। नेक्स्ट लॉ इज Gay-Lussac law of combining volumes. As the name indicates, Gay-Lussac law, it means this is given by the Gay-Lussac scientist. So what is Gay-Lussac law? This law was given by scientist Gay-Lussac, and according to this law, under similar conditions of temperature and pressure, whenever gases combine, जिस समय गैसेस आपस में कंबाइन कर रही हैं, और कंडीशंस क्या है, टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन सिमिलर होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। इसका मतलब रिएक्टेंट साइड में सिर्फ गैसेस हैं, सॉलिड या लिक्विड या पास कुछ भी नहीं है। देन दे ऑलवेज डू सो इन वॉल्यूम। तो जब गैसेस आपस में रिएक्शन करेंगी, देन दे विल रिएक्ट टुगेदर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स। तो वॉल्यूम की टर्म में रिएक्शन करेंगी, विच बी आर सिंपल होल नंबर रेशो विद वन अनदर, और उनके वॉल्यूम की रेशो सिंपल होल नंबर में होगी। इट मींस उस रेशो में ना ही कोई डेसिमल होगा, ना ही कोई फ्रैक्शन होगा। And also to the volume of products,
उस रेशो में हम प्रोडक्ट का वॉल्यूम भी इंक्लूड कर लेंगे। इसका मतलब सिर्फ रिएक्टेंट्स के वॉल्यूम नहीं लिए जाएंगे, प्रोडक्ट का वॉल्यूम भी ले लिया जाएगा साथ में, इफ दे आर गैसेस, यदि वो गैसेस है तभी। सॉलिड, लिक्विड या एक्वस है तब प्रोडक्ट का वॉल्यूम नहीं लिया जाएगा, सिर्फ गैसेस का लिया जाएगा। और रिएक्टेंट्स वाली साइड में कंडीशन है कि द सब्सटेंस शुड बी इन गैसेस स्टेट, और वो सिर्फ गैसेस स्टेट में होनी चाहिए, वहां सॉलिड, लिक्विड, एक्वस ये नहीं होगा। सो अब इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। फॉर एग्जांपल, combination between hydrogen and chlorine. We know the formula of hydrogen gas is H2 gas. The formula of chlorine gas is Cl2 gas. Whenever they will combine, they will form two HCl gases. So first of all, condition क्या है यहाँ पर गैलुसाक लॉ के लिए कि हमारे पास जो रिएक्शन है, गिवन रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड। आप देख रहे हैं H2 गैस प्लस Cl2 गैस, हाइड्रोजन के टोटल आइटम 1 2 Z2, उधर भी 2 1 Z2 है, क्लोरीन के 1 2 Z2, उधर भी 2 1 Z2 है राइट साइड। It means this is reaction balanced. Second thing, दूसरी कंडीशन क्या है, रिएक्टेंट वाली साइड में सिर्फ गैसेस होना चाहिए। अब देखिए H2 भी गैस है, Cl2 भी गैस है। प्रोडक्ट वाली साइड में सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस कुछ भी हो जाए, लेकिन रिएक्टेंट साइड में कंपल्शन है कि गैसेस होना चाहिए। अब हम देखेंगे गैलुसाक कहता है कि whenever gases react together then they always do so in volume। तो आप देखेंगे सामने क्या है 1, यहाँ भी 1, सो ये क्या है 1 वॉल्यूम। ये 1 मोल या 1 मॉलिक्यूल नहीं कहेंगे, गैलुसाक के अकॉर्डिंग दिस इज 1 वॉल्यूम। जो सामने 1 है तो ये 1 वॉल्यूम, 2 होता तो 2 वॉल्यूम, 3 है तो 3 वॉल्यूम। अब HCl भी गैस है, अब गैस है तो इसके सामने 2 है तो दिस इज आल्सो 2 वॉल्यूम। सो आप यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गैलुसाक लॉ। अब बात यही है कि हमारे पास whenever gases react together they always do so in volumes which bear simple whole number ratio with one another। तो उनके वॉल्यूम की रेशो सिंपल होल नंबर रेशो होगी, एंड आल्सो टू द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स इफ दे आर गैसेस, और उसमें हम उस रेशो में हम प्रोडक्ट का वॉल्यूम भी ले लेंगे यदि वो गैस है। तो आप देखिए यहाँ पर एक्सेल गैसेस है, इसलिए इसका वॉल्यूम इंक्लूड होगा, तो हम तीनों का वॉल्यूम लेंगे। तो आप क्या लेंगे, रेशो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ H2 गैस, Cl2 gas and HCl gases 1 volume ratio 1 volume ratio 2 volume। तो ये क्या रहेगा 1 ratio 1 ratio 2। तो आप देखिए इस रेशो में ना ही कोई डेसिमल आया है ना ही कोई फ्रैक्शन आया है। सो दिस इज गैलुसाक लॉ। अब एक और एग्जांपल देखिए, कॉम्बिनेशन बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। नाइट्रोजन नेचर में N2 गैस, हाइड्रोजन नेचर में H2 गैस, दोनों ने मिलकर एक बना दिया NH3 गैसेस। रिएक्शन बैलेंस की, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 2। अब आप देखिए N2 के सामने कुछ नहीं है 1, तो दिस इज 1 वॉल्यूम, दिस इज 3 वॉल्यूम। अब NH3 भी गैसेस है 2 वॉल्यूम, तो रेशो में तीनों आएंगे क्योंकि गैसेस है सभी। तो रेशो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ N2 गैस, H2 गैस एंड NH3 गैसेस, इनके वॉल्यूम की रेशो क्या आएगी 1:3:2। सो दिस इज गैलुसाक लॉ। यहां कंडीशन है कि रिएक्टेंट वाली साइड में सिर्फ गैसेस होना चाहिए, उनके वॉल्यूम की रेशो आनी है, और प्रोडक्ट में से जो सब्सटेंस गैसेस है केवल उसका वॉल्यूम इंक्लूड करेंगे। यदि यहां सपोज करो NH3 सॉलिड होता तो यहां पर NH3 इंक्लूड नहीं करते। सो दिस इज गैलुसाक लॉ। नेक्स्ट इज अवोगाद्रोस लॉ। What is Avogadro's law? आपने अवोगाद्रो नंबर पढ़ा है 6.022 into 10⁻23, that is invented by the Avogadro scientist। अब अवोगाद्रो साइंटिस्ट ने जो ये नंबर दिया, दिस इज अवोगाद्रो नंबर। अवोगाद्रो नाम के साइंटिस्ट ने एक लॉ भी दिया, दैट इज कॉल्ड अवोगाद्रोस लॉ। सो व्हाट इज अवोगाद्रोस लॉ? This law was given by Avogadro, and according to this law, under similar conditions of temperature and pressure, कि अवोगाद्रोस लॉ के अकॉर्डिंग जिस समय टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन एक जैसी है, then equal volume of all the gases contain equal number of molecules। सो उस समय यदि हमारे पास गैसेस का वॉल्यूम इक्वल है तो उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो भी आपस में इक्वल होंगे। इसका मतलब यदि टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन सिमिलर है तो गैस भले कोई मर्जी हो, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो यदि उनका वॉल्यूम सेम है तो उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है वो भी सेम होंगे। अब इसको मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूं। जैसे हम एक बात करते हैं
2H2 gas plus O2 gas, that will give 2H2 gases. अभी हमने गेलुसाक लॉ पढ़ा, तो हम देख रहे हैं ये रिएक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन के टोटल 2 एटम, 2 टू 4 एटम लेफ्ट साइड है, राइट साइड 2 टू 4 एटम है। ऑक्सीजन के 1 टू 2 है, ऑक्सीजन के 2 1 2। तो ये इक्वेशन बैलेंस है। पहले गेलुसाक लॉ के अकॉर्डिंग दिस इज 2 वॉल्यूम, दिस इज 1 वॉल्यूम, दिस इज 2 वॉल्यूम, दिस इज अकॉर्डिंग टू गेलुसाक लॉ। अब अवोगाद्रोस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है? If these gases are having equal volumes, यदि gases का वॉल्यूम आपस में इक्वल है, then under similar conditions for temperature and pressure, they will have equal number of molecules. तो suppose हमने assume किया that 2 volume of H2 gas contain n molecules. हमने assume किया कि 2 volume of H2 gas है, it contains n molecules. तो ये भी 2 volume है, तो इसमें भी क्या होंगे? n molecules होंगे। अब यहाँ क्या है? 1 volume है, यानी कि 2 का हाफ है, तो यहां क्या हो जाएगी? n/2 मॉलिक्यूल्स। सो इसका मतलब यदि वॉल्यूम सेम है तो मॉलिक्यूल सेम, यदि वॉल्यूम फ्रैक्शन मतलब हमारे पास जैसे 2 का 1 हाफ हो गया है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वो भी हाफ। अब यदि यहाँ 1 वॉल्यूम की बजाय 4 वॉल्यूम होता, सपोज करो यहाँ पर 4 होता, तो इस केस में ये 2 टाइम्स हो जाता, तो उस समय यहाँ n/2 की जगह क्या जाता? 2n। सो दिस इज अवोगाद्रोस लॉ। Next is applications of Avogadro's law. There are 2 applications of Avogadro's law. First is determination of atomicity of elements. अब क्या होता है atomicity? Atomicity of any element is equal to the number of atoms of that element present in one molecule of given compound. कि किसी given compound के one molecule में different elements के जितने atoms हैं उसे क्या बोलते हैं? atomicity. For example, जैसे हम बात करें H2SO4, तो H2SO4 में यदि मैं आपसे पूछता हूं हाइड्रोजन एलिमेंट के टोटल एटम कितने हैं, आप देखिए सामने कुछ नहीं था, मैंने 1 लगाया तो दिस 1 इज द मॉलिक्यूल, ये बता रहा है मॉलिक्यूल। सो 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 में यदि आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4, तो आप बताएंगे सामने क्या है? 1, नीचे क्या है? 2, तो 1 2 2। तो इट मींस एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट क्या होगा? इट इज आल्सो 2। क्यों? क्योंकि ये किसके करंट है? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ गिवन कंपाउंड, कि गिवन कंपाउंड के 1 मॉलिक्यूल में उस पर्टिकुलर एलिमेंट के कितने एटम है। तो हाइड्रोजन के 2 हैं, तो एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन क्या होगी? 2। सेम वे से यदि एटॉमिसिटी ऑफ सल्फर पूछे तो 1 आ जाएगा, एंड एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन पूछे तो वो हो जाएगा 4। तो दिस इज एटॉमिसिटी। सेकेंड एप्लीकेशन, this is used to find out the relationship between molar mass and vapor density of gas. This is the second application. Avogadro's law से जो निकल के आया है कि हमारे पास वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास का आपस में क्या रिलेशन है। तो ध्यान रखिएगा, मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास जो है इट इज 2 टाइम्स वेपर डेंसिटी। यदि किसी कंपाउंड की जो वेपर डेंसिटी है उसको यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, और यदि उल्टा चले मॉलिक्यूलर मास को 2 से डिवाइड कर दे तो क्या आ जाएगा? वेपर डेंसिटी। सो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास डिवाइड बाय 2। सो दिस इज सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ अवोगाद्रोस लॉ कि मॉलिक्यूलर मास और वेपर डेंसिटी का आपस में क्या रिलेशन है। एंड दिस इज ऑल अबाउट आवर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। होप you learned a lot from my video. If you like my video, then you can share my video and you can subscribe my channel Ultimate Science by Satish Kalra. Thanks a lot.